हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स के नोट्स को कवर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज जो आपका 19 दिसंबर यानी आज ही के दिन जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आपके बायो और आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि जो फिजिक्स के क्वेश्चन है यही आपके लगभग आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो इस कारण से क्या है कि जो बायो और आपके केमिस्ट्री ना आने के कारण से हम लोग आज के इस क्लास में फिजिक्स के कवर करेंगे और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एक नोट्स को कवर करेंगे। नोट्स के अंतर्गत दोस्तों अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको कवर कराया है इसके पिछले क्लास में, और इस क्लास में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादातर क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिला है। और अभ्यर्थी से डायरेक्टली मेरा वार्तालाप हुआ है, डायरेक्टली मैंने कुछ अभ्यर्थियों से बात भी किया है। जैसे ही आपका फर्स्ट शिफ्ट आपका कंडक्ट हुआ तो अभ्यर्थी ने डायरेक्ट बताया कि बायो और केमिस्ट्री से क्वेश्चन था ही नहीं। तो इस कारण से क्या है कि फिजिक्स को आपको अच्छे तरीका से देखना है, क्योंकि जो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ये एक टेक्निकल आपके जो है चीज़ें हैं। इस कारण से क्या है कि आपके फिजिक्स के अंतर्गत से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिला है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और सभी हम लोग न्यू पैटर्न को देखते हुए इस नोट्स को कवर करेंगे। इसी नोट्स से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो लगातार हम लोग इन चीज़ों पर प्रहार करेंगे जो अभी एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इसका रिवीजन का जो है पूरा इसका जितना भी आपका पीडीएफ मिलेगा इसको आपको कंप्लीटली जो है चीज़ें आपको रिवीजन करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा 40 आपका 6 से आपका कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसके पिछले सेशन में मैंने जो है आपको 50 तक आपको क्वेश्चन कवर करा दिया है। जैसे ही आपका पहला शिफ्ट आपका कंडक्ट हुआ, बैक टू बैक मैंने जो है फिजिक्स को कंटिन्यू कर दिया है। तो आपका देखिए 50 क्वेश्चन मैंने इसके पिछले क्लास में मैंने इलेक्ट्रिसिटी का आपको डाल दिया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग जो है सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। हालांकि उसका कंप्लीटली आपका नोट्स भी आपको डाल दिया गया है, तो रिवीजन आप लोग जाकर के फटाफट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो क्वेश्चन संख्या शुरू होगा ये आपका 46 से होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको 50 तक कवर कराया था, लेकिन 4 क्वेश्चन हम लोग पुनः जो है बैक आकर के 4 क्वेश्चन को हम लोग एक्स्ट्रा कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 वाट बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल प्रति आपका सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। देखिए वाट जो होता है ये आपका शक्ति का मात्रक होता है, यानी P इक्वल टू आपका फॉर्मूला भी होता है W अपॉन आपका T। इसी को हम लोग एक वाट कहते हैं। और W का जो वर्क होता है इसका मात्रक आपका जूल होता है, और टाइम की अगर बात करेंगे तो ये आपका सेकेंड होता है। इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल पर सेकेंड, यानी कि आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई को एम्पियर कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने है, आप देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कितना क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है और कितना बार इसको रिपीट किया गया है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में भी कवर किया गया है, फिर आपका देखिए 2018 के शिफ्ट में ही आपका रिपीट किया गया है सेकेंड शिफ्ट में। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक जब बड़ा योगदान रहता है आपका रेलवे के किसी भी एग्जाम में, तो आप ध्यानपूर्वक इसको कवर करिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, ये आपको पर बताना है। निम्न प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव क्या होगा। यहाँ तक देखिए मैंने आपको कवर करा दिया था 50 क्वेश्चन तक, इसलिए हम लोग थोड़ा बैक गए हैं, पीछे 46 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक पेज में आपका क्वेश्चन संख्या आपका 46 से आपका कंटिन्यू हुआ है। तो पूरा पेज को मैंने कलेक्ट कर लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आपका RT। इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, रेसिस्टेंस में 2 से डिवाइड करेंगे, इसका जो उष्मीय मान है H आपका आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को कहा जाता है प्रतिरोधक। सी करेक्ट है। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आर जो होता है ये रेसिस्टेंस को बताता है, यानी कि प्रतिरोध को बताता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता की अगर बात करेंगे ये आपका ओम मीटर होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि भी अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाएगा। दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है भी इक्वल टू आपका आई आर, और यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू आपका हो जाएगा भी अपॉन आपका आई। आर एक प्रकार का क्या है तो आपका नियतांक है, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नियतांक। और आर को क्या कहा जाता है प्रतिरोध। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
इलेक्ट्रिसिटी का खास बात यह है कि इसका जितना भी क्वेश्चन आपका बनता है ये सभी रेलवे के द्वारा पूछा गया है। जैसा कि देख पाएंगे सामने आपका ये लगभग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बार बार इसको रिपीट भी किया जाता है। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि टोटल इसमें आपका दिया गया है लगभग आपका 200 प्लस क्वेश्चन, 200 लगभग आपका अप्रोक्स आपको दिया गया इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने की आवश्यकता नहीं है, इसका कंप्लीटली चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन आया है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपका फिजिक्स ही था और उसमें भी मैक्सिमम आपका इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रिसिटी का खास बात ये है कि आपका जो नोमेरिकल है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का ही आपका पूछा गया है। तो नोमेरिकल भी कंप्लीटली आप लोग देख करके जाए, जस्ट इसके नीचे आपका नोमेरिकल का सॉल्यूशन दिया गया है, इसका कंप्लीटली दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिल चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसके लिए 99 आपको पेमेंट करके ऐड होना है। प्लस RRB का जो अभी आपका लेटेस्ट आपका एडिशन आपका लॉन्च हुआ है 2400 प्लस MCQ का, इसका भी कंप्लीटली आंसर आपको हाईलाइट करके दिया जा चुका है। अगर थोड़ा बहुत भी आपके समय में अगर समय है एग्जाम में तो बिल्कुल आप देख करके जाइए, क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। 40 क्वेश्चन आपका है, जो काफ़ी बड़ी जो है इस बार आपका रोल रहने वाला है। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि भी अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस कहा जाता है, डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। जूल जो होता है ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। कूलम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। वाट आपका विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का सूचन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा की दिशा को बताता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, एक परिवार में एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? ये आपको पर पूछा रहे। इसका देखिए सिंपल सा होता है, 1 किलोवाट घंटा की अगर दोस्तों आप बात करेंगे तो ये आपका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। यहाँ पर 320 से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर फाइंड आउट करिए। इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें। देखिए वाट दिया गया है, ये शक्ति का ऐसा मात्रक आपका वाट होता है, लेकिन देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो जो वाट दिया गया ये आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन, जो है न्यूटन मीटर पर आपका सेकेंड हो जाएगा वाट इक्वल टू, ठीक है। अगला अगर बात करेंगे किलो वाट का, देखिए किलो वाट जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये आपका यहाँ पर चला जाएगा 1000 वाट के साथ 1 किलोवाट घंटा यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इसको यहाँ पर मैच कर लीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ACBD, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर है किसी तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। अच्छा ये कब होता है? तो जब दोस्तों प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका जो रेसिस्टेंस का मान है ये मैक्सिमम होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका आज ही आपका पूछा गया है, हालांकि क्वेश्चन आपका रिवील कराना ये आपका बैन है, लेकिन आप समझिए कि जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जैसे कि विभवांतर है ये कब आपका समान रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था। आप ध्यान में रखेंगे कि जब रेसिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जो आपका विभवांतर है इसका वैल्यू जो होता है ये आपका समान होता है, जबकि सीरीज में अगर जोड़ा जाता है तो जो आपका आई का वैल्यू होता है ये फ्रेंड्स आपका समान होता है, लेकिन विभवांतर अलग हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जाए तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब पूछा है कि वह बल जो विद्युत को चालता है डैश कहलाता है, वह बल जो विद्युत को चालता है डैश कहलाता है। आज जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जैसा कि अभ्यर्थी ने मुझे डायरेक्टली बताया हुआ है, देखिए ये पूछा गया था कि जब कभी क्या होता है कि जैसे कि जो है कंघी मतलब आप चूल में जैसे आप रगड़ते हैं, बाल में आप रगड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि जो है
एक दूसरे को क्या होता है कि आकर्षित करने लगता है। तो ये आवेश जो है किस प्रकार का है, या तो ये आपका वैद्युतिक आवेश है या फिर अस्थिर वैद्युतिक आवेश है। ये दोनों में से कोई आपका ऑप्शन में निश्चित रूप से आपका रहा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था और इसको मैंने कंप्लीटली आपको कवर भी करा दिया है, जो मैंने शुरू में आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी 50 तक आपको कवर कराया था। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने उस समय हाईलाइट नहीं किया था, क्योंकि रिवील कराना बैन है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि वह बल जो विद्युत चालकता को पूछा जा रहा है कि डैश कहलाता है। वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये विद्युत वाहक बल कहलाता है, सी करेक्ट है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा समान रहता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो आपका पूछा गया था, ये आपका रेसिस्टेंस यानी ओम वाला आपका न्यूमेरिकल आपका पूछा गया था। ओम वाला न्यूमेरिकल आप देख लेना, ये इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है और मैंने इसको कवर भी कराया था कंप्लीटली। मैंने पीडीएफ इसका सॉल्यूशन दे दिया था, अगर आपने सॉल्व किया होगा। और जब मैं बार बार आपको रिकमेंड भी करता था कि फिजिक्स को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज आपका ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आपका। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है। किसी धातु के तार में विद्युत का जो प्रभाव होता है ये इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण से। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया आज ही आपका, लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है टीसीएस के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब पूछा है कि किस किस्म का विद्युत पैदा होता है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्थेटिक विद्युत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का किया जाता है। ये आपका एएलपी के अंतर्गत इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है 0। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चल अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश कहलाता है। मीटर जो प्रतिरोध मापता है इसे ओम मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध मापने वाला को ओम मीटर कहा जाता है। आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होता है। लंबाई देखिए जब इसका अधिकतम होता है, वैसे केस में क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होता है ये आपके अधिकतम होता है। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो क्योंकि इस पर क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण से कुंडली मूव करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, बी करेक्ट है। चालक की लंबाई बढ़ने से डैश होता है। इसका कंप्लीटली आंसर टिक करके आपको पीडीएफ भेज दिया गया है आपके पेड बैच के अंतर्गत, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करिए। जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है या फिर आप एनटीपीसी देने वाले हैं या आने वाले ग्रुप डी के लिए, इन सभी के लिए एक बार आपको मात्र आपको ज्वाइन करना है और इन सभी के लिए कंप्लीटली आपको तैयारी करते रहना है। जितने में कि पूरा का पूरा आपको कलेक्शन नोट्स दिया जाता है, साथ ही साथ जितना भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है ओवरऑल आपका इन सभी का कलेक्शन आपको दिया जाता है। साइंस का अलग, उसी का आपका जो है मतलब जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसको निकाल करके, साथ ही साथ जितना भी लेटेस्ट एडिशन होता है ये अलग अलग संस्थान का क्लास नोट्स होता है। पटना के अंदर कार्यरत संस्थान में A to Z प्लस आपका ई बुक वगैरह सारा कुछ आपका फ्री हो जाता है ऑनलाइन 99 में। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। साथ ही साथ अभी आपका टेक्नीशियन टारगेट है, वहाँ भी आपका टेक्नीशियन आपका चल रहा है। क्लियर है। इन सभी का कलेक्शन आपको टोटल वहाँ पर दिया जा रहा है
जाकर के फटाफट रिवीजन करिए, निश्चित रूप से आपका बेहतर इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा 1 से 2 दिन में। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध डैश होता है। फ्रेंड्स अगर चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को डैश के तापन तत्व के लिए चुना जाता है। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को डैश के तापन के लिए चुना जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पदार्थ में चालन नहीं होगा। पदार्थ में चालन तब नहीं होगा जब समान विद्युत वाहक बल के तार में, ध्यान रखेंगे, समान विद्युत वाहक के बल जो है समान विद्युत वाहक बल के तार में चालन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि डैश की चालकता अधिकतम होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन की चालकता अधिकतम होती है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की बनावट, पदार्थ की प्रकृति पर। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहा जा रहा है कि जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको पर बताना है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। एम्पियर सेकेंड इसके में से किसका मात्रक दिया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, और इसी कूलम्ब को दोस्तों लिखा जाता है एम्पियर सेकेंड। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आप याद रखिए चीज़ों को। ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, ध्यान रखेंगे। जबकि बात करेंगे शक्ति का तो ये आपका वाट होता है, जिसे जूल पर सेकेंड भी लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा क्या होगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावनाएं होंगी। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होगी। तो फ्रेंड्स याद रखनी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य, बी करेक्ट हो जाएगा। दृष्ट धारा के मामले में जो आपका डायरेक्ट करंट है, इसके मामले में हमारा राइट आंसर होगा कि धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि अल्टरनेटिव करंट की बात करेंगे, जिसका खोज निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है, ये दोस्तों आपका दिशा परिवर्तक होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, क्योंकि पृथ्वी में कितना भी करंट दिया जाए ये आपके अनंत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए शून्य मैंने लगा दिया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, कहा जा रहा है, और देखिए अगर आपको पूछा जाता है कि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि गणना करने पर कितना आता है, तो फ्रेंड 711 माइक्रोफैराड आता है। ध्यान में रखना, अगर ये पूछा जाता है गणना करने पर कितना आता है तो 711 माइक्रोफैराड आता है। अगर दोस्तों ये पूछा जाता है कि कितना होता है तो अनंत होता है, आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फैन पूछा है कि रेगुलेटर में किस जो प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? लगाइए आंसर, आप सभी लोग करेक्ट आंसर क्या है। पूछा है कि फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेका का, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? बताइए राइट आंसर क्या है। आपका सही आंसर हो जाएगा 50 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव समान होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर समान होता है वोल्टेज के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पूछा है इलेक्ट्रिक जो प्रेशर होता है ये समान होता है किसके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज का। एसी परिपथ में धारा की दिशा किस प्रकार से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पल पल में बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वेक्टर राशि क्या है जिसमें मैग्नीट्यूड और आपके डायरेक्शन दोनों होने चाहिए? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है
ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो सी आपका करेक्ट है। विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयन के कारण से, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा? आवेशित हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है? कूलम्ब्स लॉ मैंने इसके पिछले वाला में जो है परिभाषा भी आपको डिनोट कराया था। आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है कि निर्वात की परम विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है। इनमें से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से आपका सभी करेक्ट। वैद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, वैद्युत बल रेखाएं खत्म होती है आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वैद्युत धारा एक डैश राशि है। वैद्युत धारा की अगर बात करेंगे तो एक प्रकार का अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। संधारित्र का कार्य क्या है ये आपको हमारा बताना है। संधारित्र जिसे कैपेसिटर कहा जाता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एसी एवं डीसी दोनों पर आपके काम करते हैं संधारित्र, जिसे कैपेसिटर कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा वैद्युत धारा क्रमशः होती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है विभव तथा विद्युत धारा का मान क्या होगा? विभव जो वोल्ट होता है ये आपका समान होता है, इक्वल होता है, इसको मैंने कवर करा दिया है, तो समान होगा। जबकि धारा की जो मान होता है ये आपका बदल जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है, जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा होगा। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुना का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विभवांतर बलों के बराबर होता है, इसको डैश कहा जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे किरचॉफ्स का नियम कहा जाता है, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किरचॉफ्स का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के, डी करेक्ट है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए इसमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है कि द्विक परिवर्तन का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। देखिए जो द्विक परिवर्तक होता है ये दोस्तों आपके डीसी के अंतर्गत होता है, जबकि जो हमारा एसी वाला जो डायनेमो होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका मुख्य रीजन यही होता है दोनों का डिफरेंस छांटने के लिए, और एग्जाम में आपके आते भी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि डीसी मोटर को डीसी जनरेटर दोनों में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है धारिता एक राशि है। धारिता की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का अदिश राशि है। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को डैश कहते हैं। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विद्युत धारा, सी करेक्ट है। 3 फेज 4 सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? चलिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है तो डायरेक्टली आपको याद ही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, काला। अगला प्रश्न एक संतुलन व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक्स का मान क्या होगा? क्वेश्चन का अगर लेवल रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका पूछा गया। इसको पहले आप सॉल्व भी कर लीजिए। इसका देखिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला हो जाता है, 80 दिया गया तो 80 ऊपर रखिए, इसके जस्ट अपोजिट वाला एक्स नीचे आ जाएगा, ऊपर आपका 40 हो जाएगा, नीचे आपका 4 हो जाएगा। कैंसिल आउट अगर करेंगे तो 4 से ही आपका 10 बार में कट जाएगा, 10 से आपका 8 बार में कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए आपका 8 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विद्युत घंटी है, गैल्वेनोमीटर है, मोटर है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम पर आधारित है या परिमाण है? चलिए इसका आंसर लगाइए। लेंज नियम निम्नलिखित संरक्षण के नियम का परिमाण है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा के, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक पानी से भरी बाल्टी में
बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन जाते हैं, इसे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार। तो सप्लाई का जो प्रकार है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डीसी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ये आपको चीजें मिलेंगे। आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीच गणितीय योग जो होता है ये शून्य होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। अगला प्रश्न है क्रिचॉफ्स के दूसरे नियम के अनुसार बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी करेक्ट है, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का गणितीय योग शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको रिपीट करेंगे। पूछा रहा है कि क्रिचॉफ्स के दूसरे नियमानुसार क्या होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का गणितीय योग आपके शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आवेशित परमाणु कहलाता है, आवेशित परमाणु कहलाता है, ये आपका कहलाता है आयन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिपथ में विद्युत शक्ति को व्यक्त किया जा सकता है वोल्टता को धारा से गुना करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुना करके। इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी आपका दोस्तों करेक्ट। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में संचलन होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए आपका डीसी सर्किट के लिए होता है, उच्च विद्युत प्रभाव के लिए होता है, छोटे प्रतिरोध के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए नहीं होता है, तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि रिपीट किया गया था प्रीवियस ईयर में आपका। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है किसी एल लंबाई के चालक को आयन में बिना परिवर्तन, देखिए हम अगर ये बोल रहे आ सकता है तो ऐसा नहीं कि इसके पहले जो पढ़ा है वो नहीं आ सकता है, ये हाईलाइटेड थोड़ा, इस कारण से उसको मैं रिपीट कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ। किसी एल लंबाई के चालक को आयन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका राइट आंसर इनमें से क्या होगा। किसी L लंबाई के चालक को आयन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 गुना अगर करेगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक लघु परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक तेजी से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है। देखिए सही कथन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला है कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग कर फ्यूज तार बनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। और फ्यूज का दोस्तों खास बात यह है कि प्रतिरोध उच्च और गलनांक आपका निम्न होता है। क्वेश्चन आपके आ सकते हैं अगर नहीं आए हैं तो। अगला प्रश्न है कि फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। अगला है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये दोस्तों आपका गलत है, गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो आपका पहला और आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कहा जा रहा है कि तापदीप्त तंतु बल्ब पूछा रहा है कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला हमारा देखिए कहा जा रहा है कि तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रयुक्त तंतु पतला होने के कारण इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से अधिक धारा संभव बनाने के लिए तंतु की प्रतिरोधकता कम होता है, ये करेक्ट है। ए बी और आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी डी ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कहा जा रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधी R1 R2 R3 के टर्मिनल पर वोल्टेज क्रमशः V1 V2 V3 है, यदि उनमें होकर प्रभावित होने वाली निवल धारा की निरूपित करता है तो उसकी निम्न वोल्टेज भी कितनी होगी, ये आपको बार पूछा जा रहा है। सिंपल सा आपको फॉर्मूला पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा V1 + V2 + आपका V3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब ग्राफ को V और I के बीच आरेखित किया जाता है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आनत सरल रेखा प्राप्त होती है, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी परिपथ
के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति डैश में वृद्धि होगी। देखिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, प्रतिरोध को नियत रख रहा है और 3 गुना कर दिया जा रहा है, यानी कि जो आपका आर होता है इसको नियत रख रहा है तो भी अपॉन आपका आई होता है, इसको भी 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना कर दिया, तो आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। क्या पूछा है, अरे शक्ति में कितना का वृद्धि होगा, ये बिल्कुल हम लोगों ने गलत किया हुआ है। पी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है वी आई। देखिए दोनों को अगर गुना कर दिया जाए, 3 से अगर गुना कर दिया जाए तो डायरेक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 गुनी बढ़ जाएगी, 3 3 आपका 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है जल का विद्युत अपघटन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण डैश के रूप में हानियां होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका चुंबकीय हानियां होती है। डी करेक्ट है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण डैश के रूप में हानियां होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा। 100% जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ये बिल्कुल आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं। समानांतर श्रम में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट है सभी प्रतिरोध को 2 दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का जा रहे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है, ये गलत है। समानांतर क्रम में संयोजित करने पर खुद के प्रतिरोध से भी कम हो जाता है, यहाँ पर अधिक दिया गया है तो गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो पूछा है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर मारते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इसके मूल का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रभाव के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सुचालक में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इनमें से डैश होगा। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले तार हैं, इनमें से क्या आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं। देखिए टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ को उसके प्रतिरोध के बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करता है, जिसमें कि प्रतिरोध बढ़ते चला जाना चाहिए। तो आपका देखिए चालक हो जाएगा, मिश्र धातु और आपका विद्युत रोधक हो जाएगा। सबसे कम प्रतिरोध चालक का, फिर आपका मिश्र धातु का, फिर आपका विद्युत रोधक का। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये आपका 3000 डिग्री सेल्सियस से आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है नीचे वर्णित किए गए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी से निर्मित तारों के लिए भी आई ग्राफ पर विचार करें। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या है, सही आंसर क्या है, आंसर लगाइए आप लोग। भी आई ग्राफ करने का मतलब है कि ओम्स लॉ। ठीक है, आइए हम लोग पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कहा जा रहा है कि यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा आई अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर झुकती है। स्टेटमेंट आपको याद रखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया। अगला कहा जा रहा है कि यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा आई से पूछा जा रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर झुकती है। ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं। तो आपका पहला और दूसरा दोनों ओम के नियम का पालन करता है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होती है, तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला लगाइए, इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, इसका पावर दिया गया है P = हमारा फॉर्मूला होता है वी आई।
अब देखिए पी ऑलरेडी आपको दिया गया है तो यहाँ पर आपका 11 से हो जाएगा। विभवांतर दिया गया है 220, निकालना है आपको आई, सॉरी यहाँ से आप आई निकाल लीजिए, यहाँ से आपका आई निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, इसको कैंसिल आउट करिएगा तो यहाँ से आपका आई निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपका क्या है कि आई जो भी आपका निकल के आएगा इसको आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। निकाल लिया आपने। अब देखिए आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आपका आई आर। देखिए V दिया गया आपको 220 तो यहाँ पर रखेंगे, आई जो आपने यहाँ पर निकाला होगा यहाँ पर रखेंगे तो आर आपका स्वतः निकल जाएगा। इसका निकल के जो करेक्ट आंसर आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 44 ओम। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग 129 पर ही क्लास को स्टॉप करते हैं। इसका नेक्स्ट क्लास आपका मॉर्निंग में आ जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का जुड़ी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और फिजिक्स को हम लोग जितना भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, कलेक्शन आपका जो भी आपका रिसेंटली एग्जाम में पूछा आ रहा है, इसको हम लोग काफ़ी जल्दी कवर करेंगे। कंटिन्यू आप लोग बने रहे, जितना भी इंपॉर्टेंट आपका नोट्स होगा इसको लगातार आपको पहले कवर कराए जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।